Welcome to Bishop Academy online classes. Today I am going to discuss the chapter accounting equation. Next is nature of accounting equation. जो हम accounting equation बनाते हैं उसका nature क्या है? Nature की बात करते हैं तो सबसे पहले an accounting equation always hold true with every change that occurs due to transaction entered into. It is because of this reason that is based on the well aspect concept of accounting. हम जो भी चीज़ें हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें डे टू डे जो ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें उस ट्रांजेक्शन के कारण जो भी एसेट्स, डेप्टर्स, स्टॉक, कैश, लायबिलिटी, उस सब के अमाउंट में क्या होता है, या तो इंक्रीज होता है या भी डिक्रीज होता है, मतलब उनके अमाउंट में चेंजिंग होती है और उस चेंजिंग को जैसे ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन हम उसको चेंज करते रहते हैं, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। और हर एक ट्रांजैक्शन में एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आना चाहिए, वो हमेशा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हर ट्रांजैक्शन में उसकी चेंज को हम रिकॉर्ड करते हैं। ए ट्रांजैक्शन में इफेक्ट आइदर बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम अमाउंट, वन साइड ऑफ द इक्वेशन ओनली बाय बोथ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द इक्वल अमाउंट। जैसे हम कहें कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो हम जब परचेज बिल्डिंग फॉर कैश एक ट्रांजैक्शन है कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 20,000, क्लियर। तो अगर बिल्डिंग कोई 20,000 पे आप परचेज कर रहे हैं तो आपका कैश में एसेट में से कैश भी डिक्रीज होगा, यानी कि कैश में से आप माइनस करेंगे 20,000 और वहीं पर एसेट में आप फिर एक बिल्डिंग का कॉलम बनाएंगे और बिल्डिंग भी आपका एक इंक्रीज होगा, तो बिल्डिंग में अमाउंट आप 20,000 ऐड कर देंगे। इस तरह से आपका जो जहां से कैश कम हुआ वहीं बिल्डिंग ऐड होने से आपका क्या हो जाएगा, एसेट का बैलेंस फिर से हो जाएगा। नहीं समझे? जैसे आप कोई एसेट परचेज करते हैं, कैश परचेज करते हैं, तो कैश जब परचेज करेंगे तो जहां कैश कम होगा 20,000 वहीं बिल्डिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी एसेट में। तो जहां पे आप 20,000 कम हुआ वहां 20,000 का एसेट इंक्रीज कर जाएगा, 20,000 कैश कम हुआ तो 20,000 का एसेट इंक्रीज कर गया, तो इससे एसेट का बैलेंस क्या होता है, बन जाता है। तो इस तरह से बोथ साइड्स इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। ट्रांजैक्शंस फ्रॉम द accounting equation viewpoint can be divided in two transaction affecting two items. टू आइटम्स क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं, दो कॉन्सेप्ट पे अकाउंटिंग करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट पे अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए दो अकाउंट उसके इफेक्टेड होंगे, टू आइटम्स इफेक्टेड होंगे। जैसे मैं कैश अकाउंट की बात करूं और बिल्डिंग अकाउंट की बात करूं तो कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है और बिल्डिंग अकाउंट इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग मोर देन टू आइटम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन से आपके दो से अधिक अकाउंट क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। जैसे एक ट्रांजैक्शन की बात करें कि विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर, जो बिजनेस इस्टेब्लिश किया है वो अपने बिजनेस से कोई गुड्स विड्रॉ करता है और अपने पर्सनल यूज के लिए, सेल के लिए नहीं यूज करता है, पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करता है। उस केस में क्या होगा कि आप स्टॉक में से उसको लेस करेंगे और फिर कैपिटल में से भी लेस करेंगे, तो आपका एसेट भी कम होगा और आपका कैपिटल भी कम होगा, दोनों डिक्रीज होगा। लेकिन वहीं पर अब आप ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हो कि परचेज बिल्डिंग फॉर 50,000 एंड कैश पेड 25,000, और बिल्डिंग आपने 50,000 का किया परचेज, जिसमें से आपने सिर्फ 25,000 कैश पेड किया, ठीक। अब यानी कि 25,000 क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। तो अब इसमें क्या चीज़ें होंगी, आपका कैश में से 25,000 लेस करेंगे और बिल्डिंग में 50,000 ऐड करेंगे और फिर लायबिलिटी आपका क्या होगा, 25,000 की बन जाएगी और फिर कैपिटल में से आप 25,000 लेस कर देंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें आपका 3 अकाउंट क्या होता है, अफेक्टेड होता है, मतलब मोर देन 3 या 4th अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग 2 आइटम्स। अभी 2 आइटम्स के बारे में बात कर रहे हैं।
As the title suggests, these are those transactions that affect only two items of accounting equation or balance sheet. तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है? इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लायबिलिटी। ऐसे इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी का कौन सा कॉन्सेप्ट है कि कहा जाए कि परचेज बिल्डिंग फॉर फ्रॉम सप्लायर। कोई किसी से आपने बिल्डिंग परचेज किया बट कैश पेड नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? आपका एसेट तो इंक्रीज करेगा क्योंकि आपने बिल्डिंग परचेज किया, लेकिन वहीं पे जब आपने कैश पेड नहीं किया उसको, यानी कि वो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो एक तरफ आपका एसेट भी इंक्रीज करेगा, दूसरी तरफ क्या होगा? लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। और इस केस में एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आपका क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दूसरी चीज वहीं पर transactions such as credit purchase increase asset stock and also increase liability creditors. Similarly, loans from bank increase assets and also increase liability. आप कोई गुड्स परचेज करते हैं सप्लायर से, जो आपको गुड्स सप्लाई करता है बिजनेस के लिए, तो परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर, तो आपने क्रेडिट परचेज किया, उधार परचेज किया, उस केस में आपका स्टॉक तो इंक्रीज करेगा, लेकिन वहीं पे क्या होगा? आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर्स इंक्रीज कर जाएगा, सप्लायर का लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। वहीं पर अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेंगे तो आपको कैश रिसीव होगा, तो आपका कैश तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो ऐसे कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिसमें एक तरफ एसेट अगर इंक्रीज होता है तो लायबिलिटी भी क्या होती है? इंक्रीज करती है। नेक्स्ट चीज है डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट्स। तो डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन एसेट का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, आपने बैंक से लोन लिया था और आपने बैंक लोन क्या किया? पे किया। तो बैंक लोन जब पे करेंगे तो क्या होगा? आपका कैश कम होगा, तो एसेट डिक्रीज होगा। वहीं पे बैंक लोन पे कर देंगे तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो जहाँ पे आप रीपेमेंट करते हैं लोन की, तो वो क्या हो जाता है? आपका कैश भी रिड्यूस होगा और लायबिलिटी भी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट चीज है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी। अब जहाँ पे ओनर्स इक्विटी, ओनर्स कैपिटल भी इंक्रीज होता है और एसेट भी इंक्रीज होता है। वो किस केस में होगा? कि आप जब कोई डेप्टर से कैश रिसीव करते हैं, ठीक है, जैसे आपने किसी को क्रेडिट सेल किया हुआ है, उधार बेचा हुआ है, ठीक है, और उस डेप्टर से, डेप्टर्स का मतलब होता है देनदार, जिससे जो आपको देगा, तो अगर उससे आपको कैश रिसीव होता है, ठीक है, तो कैश आपका इंक्रीज करेगा, और जब कैश इंक्रीज करेगा तो आपका कैपिटल भी इंक्रीज करेगा। तो इस केस में इंक्रीज इन एसेट्स और इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर, इंक्रीज इन एसेट, कैश और बैंक एंड आल्सो लायबिलिटी कैपिटल। क्लियर? डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, डिक्रीज इन एसेट। ओनर्स कैपिटल भी डिक्रीज होता है और एसेट भी डिक्रीज होता है। तो ये किस केस में होगा? जब कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है। जैसे हम बात करें तो विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। आपने कोई बिजनेस किया है, कोई दुकान शॉप खोला है, और आप उससे जो भी इनकम हुआ, जो भी रिसीव हुआ कैश, उस कैश में से आप कुछ पैसे अपने पर्सनल यूज के लिए आपने उसको खर्च कर दिया। तो जो पर्सनल यूज के लिए जो कैश आपने खर्च किया, उससे क्या होगा? कैश डिक्रीज होगा और आपका कैपिटल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने उस कैश को बिजनेस पर्पज से यूज नहीं किया है, अपने पर्सनल पर्पज से यूज किया है। बिजनेस के पैसे का आप अपने पर्सनल यूज के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, उसे आप पर्सनल यूज के लिए खर्च करेंगे तो वो विड्रॉ कहलाएगा, ठीक है। और वो विड्रॉ आपके कैश को क्या करेगा? कम करेगा, और एज इट एज आपके कैपिटल को भी क्या करेगा? कम करेगा। ऐसे ही जिस आपने कोई बिजनेस किया है, तो अगर जिस गुड्स का आप सेल और परचेज का बिजनेस करते हैं, तो उस गुड्स का यूज अगर आप पर्सनल यूज के लिए करते हैं, जैसे आपने कॉस्मेटिक की शॉप है, अगर उसमें से आपने कोई शॉप सेल परचेज का काम करते हैं, तो उसी शॉप का यूज़ अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं तो वो विड्रॉ होगा, और वो आपका स्टॉक भी कम करेगा और आपका कैपिटल भी कम करेगा। तो ये ऐसे ट्रांजैक्शन है जो आपके डिक्रीज ओनर्स कैपिटल, जो आपके कैपिटल को भी, ओनर्स के कैपिटल को भी डिक्रीज करेगा, और वही आपके एसेट को भी, मतलब कैश या स्टॉक को भी क्या करेगा? कम करेगा।
Next, the relationship known as accounting equation can be presented in equation form as given below. Asset is equal to equities, total claims, liability is equal to asset minus capital. ये फार्मूला मैंने पहले डिस्कस किया था. तो एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, यानी कि एसेट में से लाइबिलिटी पे करने के बाद से जो बचेगा वो आपका क्या होगा, कैपिटल होगा. ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है. बैलेंस शीट का फॉर्मेट अभी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखिए. बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ये एक साइड जो आपका लेफ्ट साइड है वो आपका लाइबिलिटीज शो कर रहा है और जो राइट साइड है वो आपका एसेट्स शो कर रहा है. ऐसे ही बैलेंस शीट होता है. लाइबिलिटी में देखिए यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, सिक्योर्ड लोन लिखा हुआ है, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक, करंट लाइबिलिटीज लिखा हुआ है, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है. तो कैपिटल वो कैपिटल जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है ओनर ने. सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक जो आपने बैंक से लोन लिया हुआ है. करंट लाइबिलिटीज कुछ ऐसे लाइबिलिटीज है जो पे होने से अभी पे नहीं हुआ है, वो ड्यू है. ठीक है, वो चीज़ें जैसे सैलरी आपने ड्यू है एम्प्लॉयज़ का, सैलरी आपने नहीं पे किया है तो वो क्या होगा, करंट लाइबिलिटीज़ है. ठीक है, बैंक को ड्राफ्ट किया है तो बैंक ड्राफ्ट आपने पे नहीं किया है, इसका मतलब वो भी क्या है, लाइबिलिटीज़ है. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर, सप्लायर से आपने क्रेडिट परचेज किया है और उसको अभी तक पे नहीं किया है, उसका अमाउंट ड्यू है तो वो भी क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा. एक्सपेंसेज आउटस्टैंडिंग, आपने कोई टेलीफोन बिल ड्यू है पे नहीं किया है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. जो भी अमाउंट ड्यू रहेगा जो आपने अभी तक पे नहीं किया है वो सारे आउटस्टैंडिंग होंगे और सारे लाइबिलिटी के कैटेगरी में आएंगे. देखिए, द टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी साइड इज 7,25,000 विच इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एसेट साइड 7,25,000. दिस बैलेंस शीट शोज ए लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स. लाइबिलिटी और एसेट्स इक्वल होते हैं, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. तो यहाँ पे देख रहे हैं लाइबिलिटी में कैपिटल भी दिया हुआ है तो कैपिटल अलग करके ये लाइबिलिटी और प्लस कैपिटल आपके एसेट के इक्वल होंगे. यही कॉन्सेप्ट आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में लाना है, बशर्ते कि उसको आप अरिथमेटिक फॉर्म में लाएंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में उसको दिखाएंगे. तो ये आपका फॉर्मेट हुआ बैलेंस शीट का. नेक्स्ट चीज है ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग मोर देन 2 आइटम्स. जब अब ट्रांजेक्शन, अभी तक मैंने 2 आइटम्स की बात की कि कोई एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा भी डिक्रीज करेगा, कोई एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा, कोई एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा इंक्रीज करेगा, कोई एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. इस तरह के 2 आइटम्स के इफेक्शन के बारे में बता रहे थे. लेकिन अब जो आइटम्स है वो मोर देन 2 आइटम्स, जो कम से कम 2 से अधिक के आइटम्स को इफेक्ट करेंगे. Some transaction affect more than 2 items of the accounting equation or a balance sheet. For example, when a sale is made in cash for 30,000, it is made at cost 25,000 plus profit 5,000. ध्यान दीजिएगा, कोई गुड्स है जिसको सेल किया गया है 30,000 कैश में, ठीक है, जिसमें से 25,000 कास्ट का वो गुड्स था और 5,000 उस पर प्रॉफिट ऐड किया गया था. अब इसमें 3 चीजें अफेक्टेड हुई. एक तो टोटल कैश रिसीव हुआ 30,000. अब जो 25,000 का कास्ट है, जितने का आपने गुड्स सेल किया है, वो क्या हुआ, 25,000 आप स्टॉक में से लेस करेंगे, यानी कि कैश इफेक्टेड हुआ, स्टॉक इफेक्टेड हुआ और कैपिटल इफेक्टेड हुआ. यानी कि आप 30,000 कैश में ऐड करेंगे और स्टॉक में से 25,000 लेस करेंगे और जो 5,000 का प्रॉफिट है उसको कैपिटल में ऐड करेंगे. तो इस तरह से आपका 3 जो आइटम्स है वो इफेक्टेड होंगे. कॉस्ट ऑफ गुड्स रिड्यूसेस एसेट स्टॉक ऑफ गुड्स, आप स्टॉक ऑफ गुड्स से रिड्यूस करेंगे. कैश इंक्रीजेज बाय 30,000, कैश इंक्रीज करेगा तो कैश में ऐड करेंगे. नेक्स्ट, ओनर्स कैपिटल इंक्रीजेज बाय प्रॉफिट 5,000, कैपिटल में 5,000 ऐड कर देंगे. इट शुड बी नोटेड दैट प्रॉफिट इंक्रीजेज द ओनर्स कैपिटल एंड लॉस डिक्रीजेज इट. इसी के अगेंस्ट अगर ये 20,000 में सेल हुआ होता तो 25,000 का गुड्स होता और 20,000 में सेल होता तो 5,000 का लॉस होता. तो उस केस में आप 20,000 कैश में ऐड करते और 25,000 स्टॉक में से लेस करते हैं. जो 5,000 का लॉस है उसको कैपिटल में से क्या करते हैं, रिड्यूस करते. ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग सेम साइड बट इन अपोजिट डायरेक्शन. कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जो सेम साइड में एसेट में ही होते हैं बट
वो अपोजिट इफेक्ट डालते हैं, जैसे इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट्स। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, तो कैश आपका कैश पेड करके आपने कोई बिल्डिंग परचेज किया है, तो आपका जहाँ पे कैश डिक्रीज होगा वहीं पे आपका एसेट क्या होगा, बिल्डिंग इंक्रीज करेगा। यानी कि एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट घट रहा है, ठीक है। कैश और बिल्डिंग दोनों एसेट्स हैं, तो आप एक से दूसरे को परचेज कर रहे हैं तो एक कम होगा तो दूसरा अधिक होगा। इस तरह से आपका इंक्रीज इन वन एसेट्स डिक्रीज इन अनदर एसेट ट्रांजेक्शन सच एज कैश परचेज आर रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स इंक्रीज वन एसेट्स गुड्स आर कैश बैंक रेस्पेक्टिवली डिक्रीज इन अनदर एसेट कैश आर बैंक डेप्टर्स। इसी के नेक्स्ट डिक्रीज इन वन लायबिलिटी इंक्रीज इन अनदर लायबिलिटी। कोई एक लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी लायबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। इस केस में सेटलमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बाय इशू बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिक्रीजेज लायबिलिटी। तो आप एक लायबिलिटी डिक्रीज करते हैं तो दूसरी लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। आपने कोई क्रेडिटर्स को कोई पोस्ट डेटेड चेक दिया, कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपको शायद पढ़ा होगा आपने 10th में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करके। तो अगर जैसे मैंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैं चेक की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप किसी सप्लायर को अगर कोई चेक पेड करते हैं तो चेक पोस्ट डेटेड होता है, तुरंत ऑन टाइम नहीं हो सकता है, या ऑन टाइम होता है तो तुरंत कैश होता है। जब तक वो कैश नहीं होता है तब तक वो क्या होता है, पेएबल रहता है। इस तरह से आपने पे तो कर दिया, लायबिलिटी तो डिक्रीज हुई, लेकिन वहीं पे अनदर लायबिलिटी पेएबल की बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपने चेक दे दिया, इसका मतलब पेमेंट नहीं हो गया, ठीक है। जब तक वो पे नहीं हो जाए तब तक वो लायबिलिटी आपकी बनी रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।